हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अभी लेखपाल की भर्ती आई है, इसके लिए जो है हम ऑलरेडी अपने चैनल पे 4-5 वीडियो जो है हम लोग डाल चुके हैं संविधान के लिए। आज हम आप लोग को संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। तो संविधान पढ़ने के लिए आप पहले तो ये थोड़ा सा जान जाइए कि संविधान एक प्रकार की किताब है, एक प्रकार की किताब है। यूँ समझ लीजिए जो उसके भाग होते हैं, तो जैसे पाठ होते हैं उस तरह उसके 22 भाग हैं, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और कुछ अनुसूचियाँ होती हैं। अनुसूचियाँ इसका मतलब को जो पीछे जैसे किताब होता है उसमें पीछे इंडेक्स रहता है, खाली पेज रहता है, तो उसी तरह जो है इस अनुसूचियाँ, इसलिए इसको पीछे जोड़ दिया गया है। तो पहले जब हमारा संविधान बना था तो पहले 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में हो गई हैं 12 अनुसूचियां। इस वीडियो में हम मात्र 6 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे और अगले वीडियो में जो है 6 अनुसूचियों का और अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेंगे। तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है पहला कि आपको अनुसूचियां तो बढ़ गई हैं लेकिन भाग अभी नहीं बढ़े हैं। देखिए, कभी कभी हम जब 2019 में 19 जनवरी को पेपर हुआ था पुलिस का, उसमें भाग दिया था, विकल्प में 25 दिया था, लेकिन भाग हमारे पास 22 ही हैं, लेकिन उपभाग जैसे 4 क है उसको जोड़ जोड़ के भाग बन गए। समझ रहे हैं? तो यानी भाग तो 22 है, अनुच्छेद 395 है, वो तो है ही, लेकिन अब धीरे धीरे कई किताबों में देखा अनुच्छेद 449 भी है, कहीं 465 भी दिखा रहा है। तो अब दिमाग में रखिएगा ये चीज़ कि भाग और अनुच्छेद नहीं बदले हैं, लेकिन अनुसूचियाँ बिल्कुल बदली हैं। पहले कितनी थी? तो 8 थी, अब कितनी है? तो अनुसूचियाँ 12 हैं। ठीक है, और कुछ 4 अनुसूचियाँ जैसे 9, 10 कुछ संशोधन करके संविधान में अनुसूची की संख्या का कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में केवल 6 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, अगले 7 अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे जो है, और 5 जो अनुसूचियाँ होंगी उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है अनुसूची को लेकर कि जो प्रथम अनुसूची, परीक्षा में से पूछा था प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखिए प्रथम अनुसूची का है तो राज्यों व संघ राज्यों के नाम व उनके क्षेत्र। देखिए अब इसमें क्या लिखा जाएगा? इसमें ये लिखा गया है कि हमारे यहाँ कितने राज्य हैं। तो पहले कितने थे? 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अभी जो 370 हटने के बाद क्या हो गया कि हमारे पास राज्य की संख्या कितनी हो गई? तो 28 हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। ठीक है, और पहले का था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे यहाँ कितने राज्य थे? ये भी प्रश्न बनता है। तो पर जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे यहाँ 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो वर्तमान में देखिए, यानी इन सब का उल्लेख और न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किसमें रहेगा? तो प्रथम अनुसूची में। समझ गए? यानी कहने का मतलब कितने राज्य हैं सबका ब्यौरा रहेगा, यानी नाम रहेगा। यानी कहने का मतलब होगा अगर कोई राज्य जो है चाहता है कि कोई नए राज्य का गठन हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना गठन हुआ, तो उसमें क्या होगा, जो अनुसूची है उसमें लिखा जाएगा, संशोधन होगा। हालांकि बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसका संशोधन हो जाता है। ठीक है, और इसमें उस चीज़ को लिखा जाएगा, यानी इसमें अब संख्या कितनी हो गई, पहले कितना था, कौन राज्य जोड़ा गया, उसका नाम लिखा जाएगा प्रथम अनुसूची में। आई हो प्रथम अनुसूची आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की कि द्वितीय अनुसूची में क्या होता है। देखिए, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते व परिकलन, यानी जो संवैधानिक पद है, बड़े बड़े पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, CAG, मुख्य न्यायाधीश, ये जितने बड़े बड़े पद होते हैं उनके जो है वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें दिया गया है? तो अनुसूची नंबर 2 में। समझ गए होंगे? अब देखिए बात यहाँ से प्रश्न ये भी समझना है कि क्या जैसे 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो सभी कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया, तो क्या इन सभी जो पदाधिकारी हैं उनका भी वेतन बढ़ा होगा? तो उत्तर का होगा नहीं बढ़ा, क्योंकि जब भी इनका वेतन बढ़ेगा तो एक विधेयक पारित होगा और इन सबका वेतन बढ़ता है। ठीक है, तो आप आई होप ये भी बात समझ गए होंगे कि अनुसूची 2 में हम क्या समझें कि पदाधिकारी को जो वेतन परिकलन होते हैं उनका ब्यौरा किसमें दिया है? अनुसूची 2 में। अब हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 3। अनुसूची 3 में क्या है कि विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप का वर्णन। देखिए, जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे हमने तो अभी इसके पदाधिकारी बताएं, ठीक है, जैसे CAG हो गए
और मुख्य न्यायाधीश हो गए, उनके शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो अनुसूची नंबर 3 में है। लेकिन यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आपको दिमाग में रखना है, क्या रखना है कि जो अनुसूची नंबर 3 में है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख अनुसूची नंबर 3 में नहीं होता है। उनका शपथ का उल्लेख कहाँ होगा? वो उनका उल्लेख जो है जब हम भाग 5 पढ़ाएंगे संघ, तो वहाँ पे किसी न किसी अनुच्छेद में है, जैसे अनुच्छेद 60 है, वहाँ पे किसी उल्लेख है तो राष्ट्रपति के शपथ से उल्लेख है। ठीक है, तो नॉर्मल से बात है, जब वहाँ हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि अनुसूची 3 में जो है, अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ का उल्लेख नहीं है, बाकी जो पदाधिकारी है उनका शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। तो पहले तो दिमाग सीक्वेंस रख लीजिए, पहला प्रथम अनुसूची में कितने राज्य हैं, दूसरे में हमने क्या देखा कि कितने जो है पदाधिकारी हैं, उनके भाई वेतन भत्ते की बात कर लिए, और तीसरे में हमने क्या देखा कि उनके शपथ का भी उल्लेख करा लें, कहीं वेतन दे रहे हैं शपथ भी कराएं उनसे, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ करा लेते हैं। ये सीक्वेंस बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, हमने वेतन दिया, फिर क्या किया, शपथ दिलाया। ठीक है, अब शपथ दिलाने के बाद क्या होगा, अनुसूची नंबर 4 आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं, ध्यान देने वाली बात है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखो चौथी में क्या हो गया, अब हमने वेतन दे दिया, शपथ दिला दिया, फिर झगड़ा करने लगे किसके लिए, सीट के लिए, कि हमारे राज्य में इतना सीट होना चाहिए। तो सिंपल सा आपको ये दिमाग में रखना है कि हर राज्य में कितना सीट होगा, केंद्र शासित प्रदेश में कितना राज्यसभा में सीट होगा, उनका उल्लेख किस में है, तो अनुसूची नंबर 4 में है। और किस आधार पे है, तो जनसंख्या के आधार पर। यानी नॉर्मल सी बात यह है, यानी जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पे सीट की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी जैसे उत्तर प्रदेश है, हम लोग उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीट है, तो 31 है। बाकी अन्य राज्य में क्या है, कम है, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, तो आधार का होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा का सीटों का आवंटन होता है वो किस आधार पे होगा, तो जनसंख्या के आधार पे होगा। यहाँ से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या आधार, जनसंख्या के आधार पे क्या होता है कि यहाँ भेदभाव होता है राज्यों के साथ, क्योंकि हमारे पास वर्तमान की हम बात करें तो 28 राज्य हो गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 28 राज्य में क्या होता है, जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में, यहाँ राज्यसभा में सीट की संख्या 31 है, तो यहाँ पे जो पदाधिकारी होंगे, बड़े नेता होंगे, यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और कोई राज्य से लेते हैं नागालैंड, मणिपुर, वहाँ पे मात्र एक सीट है, तो वहाँ पे क्या होगा, कम एफर्ट लगेगा। ये क्या होता है, आपको दिख रहा है। तो आधार का होना चाहिए जनसंख्या। अब यहाँ से देखिए नकारात्मक भी अगर विचार आएगा, यानी कहने का मतलब अगर हम लोग जनसंख्या का आधार बना दिए हैं तो हर राज्य का चाहता है कि भाई जनसंख्या वृद्धि हो, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगा तो सीट की संख्या ज़्यादा मिलेगी। तो ऑलरेडी राज्यसभा में जनसंख्या के आधार है। देखिए जब हम लोग देखिए सरकार 2 होती है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो लोकसभा में तो भी जो है, लोकसभा में भी सीटों का आवंटन किस आधार पे है, तो जनसंख्या के आधार पे ऑलरेडी वहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी जनसंख्या के आधार पे दिया गया है। लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि सीटों का जहाँ भी आवंटन होता है वो क्या आधार होता है, तो जनसंख्या के आधार होता है। ठीक है, वो अनुसूची किस में दिया है, अनुसूची नंबर 4 में। अनुसूची 5 में क्या बात कहा है कि अनुसूची और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। देखिए अब अनुसूची जो 5 है उसमें एक आ गया है कि जो अनुसूचित है जनजाति क्षेत्र हैं, अब हर राज्य में, समझ रहे हैं, क्योंकि अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक का मतलब 6ठी अनुसूची में कहा गया है केवल 4 राज्य स्पेशल है, यानी हर राज्य में जितने जनजाति होते हैं। ठीक है, जनजाति मतलब समझ रहे हैं, उनका एक अलग से कल्चर होता है। यानी कहने का मतलब से नागालैंड में चले जाइए या कोई और ऐसा राज्य जहाँ पे जंगली गुफाओं में लोग रहते हैं, उनका एक अलग कल्चर होता है, एक अलग संस्कृति होती है। तो उनको लिए जो है एक अलग कानून होता है, यानी उनके जो है नियंत्रण और प्रशासन के बारे में एक अलग व्यवस्था होती है। आप समझ गए होंगे। जैसे हम तो जब अनुच्छेद पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता हम जब पढ़ेंगे, सभी जगह घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं कहीं पर क्या होता है वो स्वतंत्रता छीनी जाती है। जैसे नागालैंड है, तो नागालैंड में आपको कहीं ना कहीं घूमने के लिए बाध्य भी होता है, नहीं वहाँ पे नहीं आप घूम सकते, क्योंकि वहाँ की जो जनजाति होती है थोड़ा अलग होती है। ठीक है, तो जितने जनजाति क्षेत्र होते हैं, अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्र में जितने लोग होते हैं, ठीक है, उनको नियंत्रण के लिए कुछ विशेष उपबंध है। ये किसका उल्लेख है, यानी 5वीं अनुसूची में। ठीक है, अब देखिए 6ठी अनुसूची में क्या उल्लेख है। जो 6ठी अनुसूची है उसमें स्पेशल केवल 4 राज्य हैं।
देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जो जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अब बताइए इसमें क्यों हो गया। अब इसके बारे में जो है 5वीं अनुसूची में तो कहा गया था कि जो जनजाति होंगे उनके लिए विशेष उपबंध है, लेकिन 6ठी अनुसूची में 4 ऐसे राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए स्पेशल क्यों होगा। अब इनके लिए क्या हो गया, और जो जितने राज्य हैं सभी राज्य में जनजाति हैं वो सब आम आदमी से थोड़ा वो घुल मिल गए हैं, लेकिन ये जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके जो जनजातीय लोग होते हैं वो अभी आम आदमी से घुले मिले नहीं हैं, इसलिए इन चारों राज्य में जो है अभी भी अलग से प्रशासन के बारे में उपबंध है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है, क्योंकि ये राज्य चारों आपको दिमाग में रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि इनमें कौन सा वो राज्य है जिसके जो है 6ठी अनुसूची में वो कौन सा राज्य नहीं है, तो 3 दे देगा, 1 पता नहीं, तो यानी इससे यहाँ से प्रश्न बनते थे। ये 4 राज्य आपको याद होना चाहिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। जो ये हमारी 7वीं अनुसूची है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यहाँ से खूब परेशान प्रश्न बनते हैं। यहाँ पे कहा दिया रहता है कि जो 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के पृथकीकरण या बंटवारे से संबंधित सूचियाँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है किस नियम यानी किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, किसके पास कितनी पावर है, इसके शक्तियों का उल्लेख किससे संबंधित है, तो 7वीं अनुसूची से, ठीक है। यानी यहाँ से प्रश्न कभी नॉर्मल तो परीक्षा में कितनी सूचियाँ होती हैं, तो सूचियाँ यहीं पर दिखाई गई हैं कि हमारे पास 3 सूचियाँ होती हैं, जिन्हें हम एक संघ सूची कहते हैं जिसको हम केंद्र सरकार बोलते हैं, एक राज्य सूची होता है जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं, एक समवर्ती सूची, यानी एक ऐसा देखो। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो आपको समझ में आया। तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति का पृथकीकरण हुआ है कैसे हुआ है, यानी विषय बने हैं। देखिए वर्तमान की हम बात करते हैं तो यानी 100 ऐसे विषय हैं जिस पर जो है केवल केंद्र सरकार जो है उस पर कानून बना सकती है। जैसे रेलवे हुआ, रेलवे पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। ऐसे वर्तमान में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं जिस पर जो है केवल केंद्र सरकार भी बना सकती है। पहले कितना था, 97, 3 और विभाग इनमें जोड़ दिए गए, ठीक है। ये पहले पूर्व का भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने पूर्व को भी यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य सूची। ये राज्य सूची के पास कितने जो है विषय हैं वर्तमान में, तो 61 विषय हैं, ठीक है। जैसे पुलिस की वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेखपाल की वैकेंसी निकल रही है, तो इस पर किसका नियंत्रण है, तो राज्य का, ठीक है। लेखपाल की पेमेंट कौन देगा, तो राज्य सरकार देगा। कैसे देगा, यानी कहने का मतलब ये सूची किस में शामिल हो जाएंगी, राज्य में। अब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची 52 विषय हैं, यानी 52 विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य भी नियम कानून बना सकती है और केंद्र, दोनों लोग नियम कानून बना सकते हैं। वो होते हैं जैसे विद्यालय पे देखते हैं कि एक राज्य का विद्यालय होता है, एक केंद्रीय विद्यालय होता है, समझ रहे हैं। तो यानी उस पर नियम कानून दोनों लोग बना सकते हैं, यानी ऐसे विषय जिस पर, लेकिन अब कभी दोनों कानून में अगर मतभेद हो गया, भेदभाव हो गया, नहीं कि हमारा कानून किसका कानून मौजूद होगा, तो संविधान में यानी अनुसूची में ये बात लिख दिया गया है कि यदि राज्य और केंद्र के बीच अगर टकराव होता है तो केंद्र का कानून प्रभावी होगा, यानी केंद्र के कानून को ही माना जाएगा। तो पहले कितने थे समवर्ती सूची, पहले 47 थे, अब यहाँ 52 हो गए। पहले यहाँ 66 थे, लेकिन कुछ छीन लिए गए, केंद्र ने खुद ले लिया, यानी यहाँ पे कितने हो गए, 61 हो गए। यानी पहले कितने थे, 97 थे, अब कितने हो गए हैं, 100 हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद जो है आप इसको नोट्स की तरह लिख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। एक बार चलते हैं फिर से दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं कि कैसे याद होगा। देखिए पहले में हमने क्या देखा, कितने राज्य होंगे उनके उल्लेख का वर्णन हुआ। दूसरी अनुसूची में हमने ये देखा कि जितने भी पदाधिकारी होंगे उनको हम पहले वेतन देंगे, पहले तो नाम पता लिखवा लिए, इसके बाद वेतन ले लिए, इसके बाद तीसरी में क्या लिए, शपथ ग्रहण कर लिए, और चौथी में हमने क्या देखा कि जो है सीटों का आवंटन करने लगे, और 5वीं में हमने देखा कि जो है अनुसूचित और जनजाति के बारे में उल्लेख है सभी राज्य के लिए, और 6ठी अनुसूची में मात्र 4 राज्य हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, असम, मिजोरम, और हमारे पास कौन है, त्रिपुरा, मेघालय। ये 4 ऐसे राज्य हैं। और हमने 6ठी अनुसूची में देख लिए कि केंद्र और राज्य कैसे जो है अपनी शक्तियों का पृथकीकरण होगा, यानी किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, ठीक है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो इसका जो है हम 5 अभी अनुसूची है, अगले पार्ट बनाएंगे तो वो आपको डाल दिया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा।